देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11 आपके साथ मैं नेहा बातम। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मेरे साथ मेरी सहयोगी मीनाक्षी कांडवाल भी मौजूद है, लेकिन बात शाहीन बाग की, क्योंकि इसमें अब सीए कानून के खिलाफ प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। कोर्ट ने कहा है कि निर्धारित जगह पर ही प्रदर्शन होना चाहिए, सार्वजनिक जगह पर प्रदर्शन नहीं हो सकता है। सार्वजनिक जगह को अनिश्चितकाल के लिए घेरा नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक जगह पर इस तरह के प्रदर्शन को मंजूर नहीं किया जा सकता। पब्लिक प्लेस में प्रदर्शन के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर कोर्ट ने ये फैसला दिया है। और जानकारी के साथ संजय शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। संजय, वैसे तो कोर्ट का ये फैसला अगर उस समय आता जिस दौरान ये प्रोटेस्ट चल रहे थे तो शायद तस्वीर कुछ और होती, लेकिन फिर भी कोर्ट का ये फैसला एक बड़ा मैसेज है आगे आने वाले कभी भी किसी भी इस तरह के प्रदर्शन के लिए। संजय, बड़ा मैसेज है और भविष्य के लिए एक बड़ी ताकीद भी है कि इस तरह मनमाने ढंग से कहीं भी प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि प्रदर्शन जरूर करें लेकिन डेजिग्नेटेड जगह पर करें। ऐसा नहीं कि कहीं भी आपने प्रदर्शन शुरू कर दिया उससे लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि सीएए की वैधता को लेकर जो याचिकाएं हैं वो जरूर कोर्ट में लंबित हैं, लेकिन एक अधिकार और कर्तव्य इनके बीच में एक संतुलन होना चाहिए। अगर आपका प्रदर्शन करने का अधिकार है, हम उसको कर्टेल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी ड्यूटी भी है कि देश के अन्य नागरिकों को आने जाने की स्वच्छंदता का भी अधिकार है और उसमें उनको किसी तरह की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने साफ कर दिया है। यानी आगे के लिए अब जो ये कह रहे हैं कि एक बार हम फिर वहां प्रदर्शन करेंगे, उन लोगों के लिए तो ये ताकीद और चेतावनी जरूर है। बड़ा मैसेज उन सबके लिए जो आगे प्रदर्शन। जी संजय, आप अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल सही कि इसमें एक बार फिर जैसे ही वो दादी बिल्किस बानो का नाम 100 लोगों की सूची में आया, दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में, उसके बाद से एक बार फिर ये सुगबुगाहट चल रही थी कि उसी जगह एक बार फिर प्रदर्शन करना शुरू कर सकते हैं लोग। और उनका ये कहना था कि अब हम किसी भी समय वहां जाकर प्रदर्शन कर सकते हैं। उनके लिए फैसला एक नजीर है और उनके लिए ये ताकीद जरूर है। देश में कहीं भी किसी भी जगह सड़क रोक कर आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो कोर्ट ने साफ कर दिया है प्रदर्शन करें, लेकिन संभल कर, ये देखकर कि क्या इससे किसी और को कोई परेशानी तो नहीं हो रही। लिहाजा सरकारों के लिए भी एक लक्ष्मण रेखा साफ हो गई है और प्रदर्शनकारियों के लिए भी एक लक्ष्मण रेखा आ गई है, जिसमें यह बताया गया कि प्रदर्शन आप करें लेकिन कहां करेंगे ये सरकार तय कर देगी। और ऐसे लोगों के अधिकारों की रक्षा तो होगी, विरोध करें, विरोध जताएं, लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं भी जिससे विरोध जताने वालों के अलावा बाकी लोग जो कम्यूटर्स हैं, फ्री कम्यूटिंग, संविधान हमें यह अधिकार भी देता है कि हम देश में कहीं भी फ्रीली आ जा सकते हैं, लेकिन इस तरह के प्रदर्शनों से इस तरह से लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अब मुझे लगता है कि अगले चरण में यह भी साफ किया जाना चाहिए कि क्या रेल रोकी जा सकती है, क्या बसें रोकी जा सकती हैं, इस पर भी एक बहस होनी चाहिए। तो देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है, लेकिन कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा तो तय कर दी है और ये कह दिया है। शुक्रिया संजय आपका इस जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे। अब हाथरस मामले को लेकर ये बड़ा खुलासा इस वक्त हम कर रहे हैं, क्योंकि ईडी की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक जातीय दंगा फैलाने के लिए पीएफआई को मॉरिशस से 50 करोड़ रुपए आए। दंगे के लिए कुल फंडिंग 100 करोड़ की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूपी सरकार के सूत्रों से आज तक को ये जानकारी मिली है। आपको बता दें कि सोमवार शाम मथुरा के पास से पीएफआई के 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। कल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में यूपी सरकार ने कहा था कि हाथरस की बिटिया को इंसाफ दिलाने की आड़ में जातीय दंगे भड़काने की साजिश रची गई। यूपी सरकार के दावे के मुताबिक सीएम योगी और पीएम मोदी की छवि खराब करने के लिए ये साजिश रची गई। साजिशकर्ता प्रदर्शन की आड़ में पुलिसकर्मियों को निशाना बनाना चाहते थे। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, किस तरीके से ये लिंक एस्टैब्लिश हो रहा है? जातीय दंगे फैलाने के लिए 50 करोड़ की फंडिंग मॉरिशस से आई थी। देखिए, जो सरकार के सूत्र हैं अगर उनकी माने तो ये फंडिंग कहीं ज्यादा है। 50 करोड़ की एक खेप की जो फंडिंग है वो मॉरिशस से हुई है और ये सरकारी सूत्रों से हमें पता चला है कि ईडी की जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई है उसमें ऐसा पता चल रहा है कि 50 करोड़ जो रुपए हैं वो आपको रोकना चाहेंगे। मॉरिशस के बड़ी खबर आ रही है, रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है। आपको बता दें रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई है। ये अर्जी दाखिल की गई थी उनके वकील की ओर से, उस पर सुनवाई होनी थी और अब बेल मिल गई है रिया चक्रवर्ती को।
एनसीबी ने उन पर केस दाखिल किया था और अब रिया चक्रवर्ती जेल से बाहर निकल सकेंगी। सशर्त ये जमानत दी गई है रिया चक्रवर्ती को। न्यायिक हिरासत में रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती थे और लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि लॉयर्स कोशिश कर रहे हैं और रिया को राहत मिले इसके प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अब कम से कम रिया चक्रवर्ती के लिए राहत की बात कही जा सकती है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को सशर्त जमानत दी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जिस तरह से इस केस ने तूल पकड़ा और कई उतार चढ़ाव इस केस से देखे, मामला ड्रग्स एंगल तक आया और ड्रग्स का इन्वेस्टिगेशन जब एनसीबी ने शुरू किया तो उस केस में जो आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगे उसके तहत रिया चक्रवर्ती को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, लेकिन शौविक चक्रवर्ती की जमानत अर्जी खारिज हुई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया को लेकिन सशर्त जमानत दे दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। कई कॉल डिटेल्स और व्हाट्सएप चैट सामने आए थे, उसके बाद धाराएं लगी थी। एनसीबी ने ये धाराएं लगाई थी, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को जेल भेज दिया गया था। तभी से लगातार रिया के वकील की ओर से कोशिश की जा रही थी, अर्जी लगाई गई थी बॉम्बे हाई कोर्ट में जिसमें सुनवाई चल रही थी और अब ये फैसला आया है कि रिया चक्रवर्ती को हालांकि बेल दे दी गई है, उनके भाई की बेल की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। तो रिया को फौरी तौर पर राहत मिल गई है और उनके भाई की बेल अर्जी को खारिज कर दिया गया है। आपको ये बता दें कि उनके भाई शौविक चक्रवर्ती पर भी तमाम धाराएं लगाई गई थी और ड्रग पेडलर से उनके कनेक्शन एस्टैब्लिश हुए थे। दिव्येश सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिव्येश, क्या तर्क रखे गए जब ये बेल मिली कोर्ट की तरफ से, क्या कुछ कहा गया? जी, आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को बेल दे दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से, बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से। उनका पासपोर्ट जमा करने के लिए उन्हें कहा गया है, 1 लाख का पर्सनल बॉन्ड देने के लिए कहा गया है। और इसके अलावा जब भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उन्हें पूछताछ करनी होगी तो उनके सामने उन्हें हाजिर होना होगा, उन्हें इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट करना होगा। ये शर्तें फिलहाल उनके बेल ऑर्डर में रखी गई है। अभी डिटेल बेल ऑर्डर अभी हमारे हाथ नहीं आई है, जैसे ही ऑर्डर अपलोड होती है उसके बाद सारे जो कंडीशंस है वो रखे गए हैं। पर फिलहाल आपको बता दें कि 8 सितंबर को अरेस्ट हुई थी रिया चक्रवर्ती। उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2 दिन की पूछताछ के बाद तीसरे दिन बुलाया था और उस दिन उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। अब जाकर आज उन्हें बेल दी गई है बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से, जबकि उनके भाई शौविक चक्रवर्ती जो उनसे पहले अरेस्ट हुए थे उन्हें अभी तक बेल नहीं मिली है। उनका बेल ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। बसीत परिहार जो कि एक ड्रग पेडलर है जिन्हें इसी केस में अरेस्ट किया गया था, उनका भी बेल ऑर्डर रिजेक्ट हो गया है बॉम्बे हाई कोर्ट में। रिया चक्रवर्ती को कंडीशनल बेल दी गई है, 1 लाख का बॉन्ड रखा गया है, 1 लाख रुपए उन्हें डिपॉजिट करने होंगे, अपना पासपोर्ट जमा करवाना होगा और इसके अलावा जब भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उन्हें पूछताछ के लिए बुलाए उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने हाजिर रहना होगा और इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट करना होगा। दिव्येश, हालांकि इससे पहले जो बेल एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट भी हुई, क्या दलीलें रिया चक्रवर्ती के लॉयर्स की तरफ से दी गई थी कोर्ट में? जी, आपको बता दें सबसे बड़ा जो मुद्दा था इस केस में और इस पिटीशन में वो था सेक्शन 27A को लेकर। सेक्शन 27A नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, इसी सेक्शन की वजह से लोअर कोर्ट सेशंस कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की बेल रिजेक्ट हो गई थी, जिसके बाद सतीश भानु शिंदे जो कि रिया के वकील हैं उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि 27A रिया पर गलत तरीके से अप्लाई किया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से। 27 से वही सेक्शन है जिसके तहत रिया को ड्रग्स मुहैया कराने और ड्रग ट्रैफिकर्स को शरण देने का आरोप लगाया गया था। ये बहुत ही स्ट्रिंजेंट सेक्शन है जिसमें 10 साल तक की सजा है और इसी सेक्शन की वजह से पहले 2 कोर्ट में उनकी बेल रिजेक्ट हो गई थी। हाईकोर्ट में लंबी सुनवाई चली, आर्ग्यूमेंट हुए, जिसके बाद अब जाकर हाईकोर्ट ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया को जमानत पर रिहा करने का ऑर्डर दे दिया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि रिया चक्रवर्ती को राहत मिल गई है, उनकी बेल अर्जी मंजूर हो गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट का ये फैसला आपसे कुछ ही देर पहले आया, हालांकि उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को कोई राहत नहीं दी गई है, उनकी बेल अर्जी को खारिज कर दिया गया है। सशर्त ये बेल दी गई है रिया चक्रवर्ती को, जिसमें 1 लाख के निजी मुचलके की बात है, साथ ही उनका पासपोर्ट जब्त किया जाएगा और जब भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाए उन्हें हाजिर रहना होगा। दिव्येश, और क्या जानकारी मिल रही
जुड़े कुछ डिटेल्स और हैं आपके पास, ये जो अब से कुछ ही देर पहले फैसला आया है? ये अभी थोड़ी देर पहले यह फैसला अनाउंस किया गया है। आपको बता दें, पिछले हफ्ते लंबी आर्ग्यूमेंट चली थी, करीब 6 से 8 घंटे की आर्ग्यूमेंट चली थी बॉम्बे हाई कोर्ट में। दोनों तरफ से वकीलों ने अपने अपनी दलीलें रखी। सतीश वाणी शिंदे जो कि रिया के वकील हैं, वो खासकर एक पॉइंट पर लड़ रहे थे, आर्ग्यू कर रहे थे कि जो 27A सेक्शन है, जैसे हमने पहले भी बताया, NDPS एक्ट में 27A जो सेक्शन है वो रिया पर नहीं लगना चाहिए था, वो गलत तरीके से लगाया गया है। अब डिटेल ऑर्डर आने के बाद ही पता चलेगा कि बेल किस बिना पर ग्रांट की गई है। पर इसी तरीके से आर्गुमेंट से संतुष्ट होकर, सतीश वाणी शिंदे की आर्गुमेंट से संतुष्ट होकर रिया चक्रवर्ती को बेल दे दी गई है। और शोभित चक्रवर्ती जो कि उनके भाई हैं, उनके पहले अरेस्ट हो चुके थे, उनसे 2 दिन पहले ही अरेस्ट हुए थे और अब भी उनकी बेल रिजेक्ट कर दी गई है। शुक्रिया दिवेश आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। बात अब हाथरस की, वहां पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, लेकिन एसआईटी को 10 दिन का एक्सटेंशन दिया गया है, यानी 10 दिन अब और हाथरस में जांच करेगी एसआईटी, जबकि नेहा रिपोर्ट हाथरस में आज देनी थी एसआईटी को। कई ऐसे पहलू हैं जिन पर अभी जांच के लिए वक्त चाहिए एसआईटी को। एसआईटी अभी भी वहां पर मौजूद है, परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी श्वेता सिंह इस वक्त सीधे हाथरस से जुड़ गई है। श्वेता, 10 दिन का एक्सटेंशन एसआईटी को दिया गया है और कई पहलुओं पर जांच अभी होनी बाकी है। साथ ही अब वो कॉल डिटेल्स को भी मद्देनजर रखते हुए इस रिपोर्ट का इंतजार 10 दिन तक के लिए रुकना पड़ेगा। जी, 10 दिन का और अतिरिक्त समय दिया गया है। नेहा, यहाँ पर जो गांव वाले हैं वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि ये गांव के भीतर की बात नहीं है, बल्कि बाहर से ये साजिश प्रायोजित की जा रही है। आज जब इस तरह की चीजें और इस तरह के ईडी के प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आ रही है कि हाँ, बाहर के देश से पैसे आए थे, फंडिंग आई थी, क्या कहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, अभी जो जांच चल रही है, बोली जा रही है फंडिंग हो रही है। अभी हमने सुना है कि ये 10 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। हाँ, तो हमें समय कितना भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं, बस समय से दिक्कत नहीं है। लेकिन आखिरकार जो फंडिंग की बात कही जा रही थी कि बाहर से, आप लोग कल बहुत जोर से कह रहे थे कि बाहर के लोग आकर कर रहे हैं, बाहर से पैसे आने की बात। हाँ, बाहर से पैसे आने का जो खुलासा हो रहा है बिल्कुल सही साबित लग रहा है, क्योंकि जो भी संदेह में लोग थे वो गिरफ्तार भी हुए और बहुत बड़ा ये षड्यंत्र था। इस षड्यंत्र के तहत ये खुलासा अभी धीरे धीरे इसमें बहुत लोग खुलने वाले हैं। आपको लग रहा है और कुछ होगा? पैसे की बात हो रही है कि बाहर से पैसे आए? हाँ, बिल्कुल आया था पैसा, हमने टीवी में भी देखा इस बात के बारे में। और अब जो ये बात सामने आ रही है, आपको लग रहा है गांव के अंदर की बात होगी या बाहर की? आपको जो कल से आप लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ी साजिश है, मुझे नहीं पता। आपको अभी इंतजार रहेगा जांच का? 10 दिन और अभी जांच में लगेंगे? हाँ 10 दिन तो लग ही जाएंगे। 10 दिन लग ही जाएंगे। क्या बाहर की बात जो आ रही है कि बाहर के पैसे आए हैं? हाँ, ये सत्य है कि बाहर से पैसे आए हैं। आप लोगों को लग रहा था शुरुआत से कि ऐसा ही कुछ सामने आएगा? कल रात 4 की गिरफ्तारी, आज फिर ईडी के प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में विदेश से आए हुए पैसे की बात। विदेश से बहुत सारी फंडिंग आ रही है। आज रात को भी 4 पकड़े गए हैं, उनसे भारी पैसा पकड़ा गया है। और ये सारा कांग्रेस की दंगा राजनीति, कांग्रेस की खूनी राजनीति, ये स्वराज जीवन ने और सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने, इनको सबने इनने मिलाकर यहाँ बनाया था कि हाथरस को दंगे में झोंक दिया जाए। तो पार्टी के हिसाब का लग रहा है कि पार्टी के हिसाब से हुआ है ये, या फिर बस गांव के बाहर का कोई षड्यंत्र है, या गांव के भीतर का? ओनली पार्टी राजनीति है। यहाँ पर सभी लोग, छोटी जाति के हों, बड़ी जाति के हों, कोई भी हो, सब मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, आपस में बैठते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, ओनली सिर्फ राजनीति, ओनली सिर्फ राजनीति। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीति की बात हो रही है, सिर्फ राजनीति। राजनीति की बात हो रही है। यहाँ पे बाहर से जितना पैसा आ रहा है ये भीम आर्मी वाले और कांग्रेस वाले ही दे रहे हैं, जितनी भी फंडिंग आ रही है यहाँ पे। 10 दिन और एसआईटी को दिए गए हैं, 10 दिन और देने, लंबा समय इंतजार करने के लिए तैयार हैं इंसाफ के लिए? हाँ जी, हाँ, राहुल गांधी जी यहाँ जो राजनीति फैला रहे हैं बहुत। आपको लग रहा है कि राजनीति की जा रही है इस पूरे मामले में? मैम, हम 10 दिन नहीं 20 दिन लेकिन निष्पक्ष जांच हो
और निष्पक्ष जांच हो। जो भी दोषी है, हम बस दोषी के पीछे हैं, क्योंकि लड़की की तो जान गई है और दोषी के पीछे हैं, बस दोषी पकड़ा जाना चाहिए, सही दोषी पकड़ना चाहिए। 10 दिन लो, 20 दिन लो, लेकिन निष्पक्ष जांच होना चाहिए, कोई निर्दोष ना फंस जाए। बस इसी से कोई निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। मीनाक्षी, नेहा, आप लोग सुन रहे हैं, जो गांव के लोगों की आवाज है वो यही कहती है कि जांच के लिए, हर तरह की जांच के लिए तैयार है। बीते एक दिन से ही नहीं, कई दिनों से सब यहां पर कह रहे हैं कि साजिश है, बड़ी साजिश है, और बाहर की ओर इशारा करते हैं। ये बार बार कह रहे हैं कि हमारे गांव के भीतर पूरी तरीके से सामंजस्य है, तालमेल है, समन्वय है, किसी को लेकर एक दूसरे के मन में द्वेष नहीं है। शादी ब्याह हर चीज में सारी जातियां एक साथ मिलती जुलती हैं, कभी भी द्वेष नहीं रहा। कभी द्वेष नहीं रहा। उसमें सारा खेल, सारा जीवन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का, इनको गिरफ्तार। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो बाद में आए अपराध। अब इन्होंने तो सारा बीमारी फैलाई है, तब तक कोई झगड़ा, कोई बात ही नहीं हुई थी। इन्होंने आगे सारा खेल बिगाड़ा है कि कैसे दंगा कराओ और इन्हें जेल भिजवा दो। मामला लग रहा है कि ये सब कुछ दंगा करवाने की, दंगा भड़काने की साजिश हो रही है। दंगा भड़काया स्वराजीव ने और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने। तो ये गांव के लोग इसी सोच के साथ अडिग हैं, अटल हैं कि जिस तरह से यहाँ पर शुरुआती गिरफ्तारियां जल्दी हो गई थी, गिरफ्तारी हो गई थी पहले दिन। हाँ, पहले दिन गिरफ्तार, आरोप लगने पे आरोपी चारों गिरफ्तार है। कि जांच शुरू हुई, लेकिन उसके बाद क्या भावनाओं को भड़काया गया, क्या एक जातीय लकीर खींचने की कोशिश की गई, एक बंटवारा करने की समाज को एक प्रयास किया जा रहा था। तो इन चीजों को लेकर नाराजगी बहुत ज्यादा रोष सब में रहा है, एक गुस्सा रहा है सब में। जी हाँ, गुस्सा रहा है सब में। हम लोग ये चाहते हैं जैसे कि फंडिंग आ रही है, इसको फंडिंग को सरकार रोके और उसके बाद जो बलात्कारी है उनको सजा दी जाए और जो निर्दोष है उनको छोड़ा जाए। लेकिन जांच पूरी हो जाए, जांच पूरी होनी चाहिए, जांच पूरी हो, मुकम्मल जांच हो, और उसके बाद चाहे जो दोषी सामने आए उसको कड़े सी कड़ी सजा दी जाए। उससे एतराज नहीं है किसी को यहाँ पर, उससे किसी को एतराज नहीं है यहाँ पर, लेकिन जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और बाहर की जो साजिशों के तार जुड़ रहे हैं उनको एक्सपोज होना चाहिए, क्योंकि समाज की शांति जरूरी है। और ये यही चाह रहे हैं कि न्याय तो हो, क्योंकि दुनिया में अगर गलत नाम कहीं पर गया है तो वो नाम भी साफ होना है। अगर गलती नहीं है गांव की तो गांव बदनाम क्यों हो, ये मांग यहां पर लगातार उस पर अडिग है। मीनाक्षी, हाथरस मामले में बेटी के लिए इंसाफ का सवाल है, लेकिन बात इससे आगे बढ़ गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस की ओर से हाथरस के बहाने दंगे के प्लान का दावा किया जा रहा है। हाथरस को लेकर एक साजिश वाली वेबसाइट और 19 एफआईआर दर्ज होने के बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से संबंध के आरोप में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हाथरस की एक बेटी की इंसाफ की आवाज में साजिश का सवाल भी जुड़ गया। योगी सरकार ने सोमवार सुबह दंगा भड़काने की साजिश का खुलासा किया और शाम होते होते इनसे जुड़े 4 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए। यूपी पुलिस ने मथुरा के टोल प्लाजा से 4 मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी का दावा किया। यूपी पुलिस का दावा है कि ये चारों हाथरस की ओर जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक चारों का संबंध पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी सीएफआई से है। दंगे की साजिश के आरोप में पकड़े गए आरोपियों में अतिकुर रहमान मुजफ्फरनगर जिले के रतनपुरी थाने के नगला गांव का रहने वाला है, सिद्दीक मल्लापुरम के बेंगारा का रहने वाला है, मसूद अहमद बहराइच जिले के जरवल का रहने वाला है और आलम रामपुर के घेर फतेह खान गांव का रहने वाला है। इन चारों आरोपियों के पास से मोबाइल, लैपटॉप और माहौल बिगाड़ने वाले संदिग्ध साहित्य बरामद हुए। अदालत ने इनको 14 दिन के लिए जेल में भेज दिया है। न सिर्फ आपत्तिजनक सामग्री, न सिर्फ पोस्टर, बल्कि एक बड़ी फंडिंग की तैयारी थी और हाथरस में जस्टिस के नाम पर पैसे उगाही की भी कोशिश चल रही थी। कुल मिलाकर हाथरस के पीछे एक बड़े मूवमेंट को खड़ा करने की तैयारी चल रही थी, जैसे एंटी-सीएए प्रोटेस्ट के दौरान हुआ था। पहले ही यूपी पुलिस ने ये साफ कर दिया है
कि हाथरस कांड के साए में दंगा फैलाने की साजिश रची जा रही थी। इस कड़ी में पीड़िता को आर्थिक मदद के बहाने दंगे के लिए पैसा जुटाने की तरफ भी पुलिस का निशाना है। इस कड़ी में दंगे वाली साजिश की जांच में ईडी की एंट्री हो गई है। सूत्रों के मुताबिक हाथरस में इंसाफ के बहाने जातीय दंगे भड़काने की साजिश के लिए गैर कानूनी फंड की जांच ईडी करेगी। ईडी जल्द ही इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दायर कर सकती है। सरकार ने दावा किया है कि हाथरस तो महज एक बहाना था, बल्कि उसका असली मकसद हाथरस के नाम पर दंगा फैलाना था। और बाकायदा सुरक्षा एजेंसियों ने इस बारे में जब तहकीकात की तो कई अहम चीजें हाथ लगी हैं। 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सीएए जैसे माहौल से याद आया कि पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि ये सब कुछ उत्तर प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने के लिए हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन में 2 बार अपने इस दावे को दोहराया कि अगर साजिश कामयाब हो जाती तो यूपी जल उठता। देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। कैसे कोई समाज विरोधी तत्व, कैसे कोई राष्ट्रद्रोही तत्व इन सब चीजों को स्वीकार कर सकता है? क्योंकि उन्हें तो जर्जर यूपी चाहिए था, दंगाग्रस्त यूपी चाहिए था, अराजक यूपी चाहिए था। अब उनकी मनसाएं पूरी नहीं हो रही तो षड्यंत्र रचने में लगे हैं। जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से बनी वेबसाइट का कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है। हिंसा की साजिश के पीछे जिनका दिमाग था, उन्होंने वेबसाइट पर यहां तक जिक्र किया था कि जहां दंगा करना हो उस जगह की पहचान करें, जरूरत पड़ने पर छिपने की जगह को भी पहचानें, पुलिस की बर्बरता का वीडियो बनाएं, N95 मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया पर अपनी रिकॉर्डिंग नहीं डालें, अपने लोकेशन का जिक्र कहीं नहीं करें, कोई डिजिटल सबूत न छोड़ें, आंसू गैस से बचने में एक दूसरे की मदद करें, कॉन्टैक्ट लेंस न लगे, केमिकल से खतरा हो सकता है, ज्वेलरी टाई न पहने, आसानी से पकड़ में आ सकते हैं। वेबसाइट के जरिए हिंसा की साजिश का खुलासा हुआ तो सुरक्षा एजेंसियां तुरंत एक्शन में आ गई, शिकंजा कसना शुरू हो गया। तो हाथरस केस में एक नया खुलासा हुआ है जिसमें फंडिंग की बात हो रही है, विदेशी फंडिंग 100 करोड़ की, जिसमें से 50 करोड़ मॉरिशस से आए पीएफआई को। लेकिन इस बीच आपको हम हाथरस भी ले चलते हैं। श्वेता सिंह वहां पर मौजूद हैं। श्वेता, जो ये नई नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, सरकार ने साफ कहा है कि साजिश थी दंगों की, लेकिन दूसरी तरफ पीड़ित लड़की की मौत हुई है। तो ये 2 अलग बातें हैं, लेकिन ऐसे में इंसाफ की मांग और इंसाफ की उम्मीद भी पीछे नहीं छूटनी चाहिए। आप जब गांव में मौजूद हैं, लोगों से बात कर रही हैं, इन खुलासों के क्या मतलब है लोगों के लिए वहां पर? देखिए मीनाक्षी, ये कुछ चीजें हैं जो गांव में लोग शुरुआत से बोलते आ रहे हैं। सबसे पहली चीज जो मैं साफ करूं, क्योंकि एक नैरेटिव ये बना दिया जाता है कि कुछ लोग हैं जो दोषियों के साथ खड़े। नहीं, दोषी के साथ कोई नहीं खड़ा है। हाँ, दोष सिद्ध सही आदमी का हो, यानी जिसने गलती की है उसको सामने आना चाहिए, उसका अपराध सिद्ध होना चाहिए। उसके लिए गांव वाले लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साजिश रची गई है, साजिश बाहर से रची गई है। अब जैसे जैसे ये सामने आता है कि मॉरिशस से फंडिंग आई, किसी दूसरे देश से आई, पीएफआई का नाम सामने आता है और गिरफ्तारियां होती हैं, तो इनका विश्वास पक्का होता है। आज 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। अब कहा गया एसआईटी अभी नहीं सौंपेगी सीएम को, बल्कि 10 दिन और, क्योंकि इस मामले में पेच बहुत सारे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे पेच हैं, कई एंगलों से जांच हो रही है और जल्दी ही सच सामने आएगा। हम तो ये पहले से ही कह रहे हैं कि यहाँ कुछ लोगों द्वारा साजिश की गई है, चाहे वो कांग्रेस। विश्वास है आपका? 101% विश्वास है कि सच सामने आएगा? हाँ मैडम, कुछ चीजें तो छूट रही है इसमें, जो इनको जिन पहलुओं पर जरूरी है, इतनी छूटी हुई चीजें हैं जिनको अगर बारीकी से जांच की जाएगी तो वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी और कुछ ही दिन में और दूध का दूध और पानी का पानी निकल के सामने आ जाएगा। गांव शहरों की तरह नहीं होते हैं। गांव में आप सबको, सिर्फ अपने पड़ोसी को नहीं जानते हैं, आप दूर दूर के गांव तक के लोगों को जानते हैं, सबको पर्सनली जानते हैं और संपर्क में रहते हैं। जाति का वो विभाजन क्या यहाँ पर रहता है? दूसरी चीज, उस रोज आप ही बता रहे थे ना कि वहां पर थे आप मौजूद जब ये मामला लिखने के लिए आए थे, आपकी आंखों के सामने क्या हुआ? मेरी आंखों के सामने मैम ये हुआ था कि मैं थाने पे अक्सर आता जाता रहता हूँ। तो एक्चुअली करते हैं आप? मैं वैसे पत्रकार था
लोकल का यहाँ पे, पर अब नहीं हूँ काफी टाइम से, पर फिर भी आना जाना लगा रहता है मेरा। तो मैं उस वक्त वहाँ पे गया था, तो मैं एक खोखा है वहाँ पे, तो मैंने उन्हें पूछा पचौड़ी जी किस चीज की भीड़ लगी हुई है, तो बोले भैया कोई बुलगड़ी का मामला हो गया, जाकर के देख लो। तो जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो वहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि जो लड़की थी उसकी माँ कुछ अलग बयान दे रही थी, वो ठाकुर के लड़के की तरफ बोल रही थी कि संदीप जो लड़का है वो गुड्डू कोई ठाकुर है बुलगड़ी के हिसाब से भी कि जो नाम का कंफ्यूजन हुआ, भाई और आरोपी दोनों का नाम सेम है। हाँ सेम है। अच्छा, लड़की जो इशारा कर रही थी उसका हाथ अपने भाई की तरफ बार बार जा रहा था। वहाँ खड़े थे, मैं खड़ा था वहाँ पे, मैं खुद इस चीज को देख रहा था, और मैं उस टाइम पे मेरा फोन नहीं था मेरे पास, क्योंकि मेरे बच्चे की ऑनलाइन क्लास चल रही थी, मैं फोन यहीं छोड़ गया था। अगर दरअसल ये जो जानकारी दे रहे हैं मीनाक्षी, उन सारे पहलुओं पर जांच हो रही है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो सारी चीजें बता रहे हैं, उन सब से बातचीत हो रही है और पूछा जा रहा है कि हकीकत इस मामले में क्या है। गांव है तो ऐसा नहीं रहता है कि हमेशा सन्नाटा रहता है, आसपास के घरों में लोग रहते हैं, इसलिए आपको लगता है कि सारे लोग सामने, क्योंकि अभी भी सामने आ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं अपनी जुबान से, तो बयान भी घर वालों के भी, आसपास के लोगों के, ताकि एक एक जो दोषी है वो सजा का हकदार। हाँ बिल्कुल, आप सही बोल रहे हो। दोषी जो है वो मतलब छूटना नहीं चाहिए, और निर्दोष है उनको सजा नहीं होनी चाहिए, उनको मतलब वो। और जो अभी बता रहे 10 दिन या 20 दिन, जितना भी टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं हमको, मतलब जांच ढंग से हो। अभी जैसे 10 दिन बढ़ा दी तो करो, सीबीआई जितनी जल्दी हो सके वो करे, और ये जांच होनी ही चाहिए किसी भी तरीके से। आप लोगों को ये नहीं लग रहा, देखिए, क्योंकि जो लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि गांव में कुछ हिस्से हैं जो आरोपी के साथ जाकर खड़े हो गए हैं, तो आपको इस बात पर एतराज नहीं है कि लंबी जांच यानी उतने समय तक आरोप, आपको जल्दबाजी है, या आपको लग रहा है कि बस न्याय मिले बाकी कुछ हो? मैम, न्याय सबसे मेन मोटिव है कि न्याय मिलना चाहिए। एक निर्दोष फंसने से अच्छा है 10 गुनहगार छूट जाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। और जांच सीबीआई की होगी, चाहे कोई भी किसी के साथ भी खड़ा हो, सीबीआई अपनी निष्पक्ष जांच करेगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे वो सबको मानने पड़ेंगे। तो सीधा जो आएगा वो आखिरकार सबको मानना पड़ेगा, और उस समय ये नहीं डर होगा मन में कि कौन आया दोषी। हाँ बिल्कुल नहीं, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, इसमें डरने की क्या आता है। सच का सामना है इस दुनिया के सामने, सच का सामना कराएं इस दुनिया के सामने। जो सच्चाई है इस केस के पीछे, आगे इस केस की तह तक जाएं, और जो लोग इसमें शामिल हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमें इस बात का कोई नहीं है, चाहे ये विशेष जाति ठाकुर को लेकर लोगों ने दिमाग में जो बात है कि ये ऐसे हैं, बदनाम करने की साजिश है, वो खुल के आए। अगर ऐसे लड़के ये पाए जाते हैं तो जहां मनीषा की चिता जली थी, इन लोगों को भी जिंदा जलाया जाए। कोई ऐसा नहीं करे ये दोषी पाए जाए। अगर ये निर्दोष है तो इन्हें सम्मान के साथ कौन लौटाएगा, इनका सम्मान कौन लौटाएगा जो हुआ है। ये बड़ी बात कह रहे हैं कि सम्मान कौन लौटाएगा, दोषी है। अगर दोष सिद्ध हो जाए तो इनको भी सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी दी जाए, उस पर किसी को ऐतराज नहीं है। लेकिन सच जानना चाहते हैं सब, और इन्हें लग रहा है कि जो बाहर से साजिश के तार जुड़ रहे हैं, जो जांच में चीजें सामने आ रही हैं, जो मनी ट्रेल सामने आ रहा है, वो इनकी आशंकाओं पर ही एक मुहर है। नेहा, बिल्कुल सच सामने आना चाहिए, और ऐसे में अब एसआईटी को और वक्त दिया गया है। 10 दिन बाद उन्हें रिपोर्ट सौंपनी है। पहले आज रिपोर्ट सौंपी जानी थी, लेकिन कई ऐसे नए पहलू हैं जो अब जांच में जुड़ गए हैं, जिसे लेकर अब एसआईटी आगे का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाना चाहती है। कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसकी वजह से जांच का दायरा बढ़ चुका है। जांच की दशा और दिशा सही तय करने के लिए इसी तरह का समय अब मांगा गया है। मीनाक्षी, और देखिए, फोन कॉल्स का जरूर नेहा यहाँ जिक्र करना होगा। 104 फोन कॉल की बात सामने आई है जो पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष के बीच हुई है, लेकिन आरोपी संदीप और पीड़िता के भाई के नाम पर दर्ज नंबर पर यह बात हो रही थी। हालांकि आज तक के कैमरे पर पीड़ित परिवार किसी भी बात से इनकार कर रहा है। हाथरस की हकीकत पर रोशनी डालने वाला बड़ा खुलासा। हाथरस केस में नया मोड़, 104 फोन कॉल से सामने आएगा सच। पूरे देश को हिला देने वाले हाथरस कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। हाथरस की हकीकत खंगाल रही एसआईटी को आरोपी की कॉल डिटेल्स में जो नंबर मिला वो मामले को नया मोड़ दे रहा है, वो केस की नई परतें खोल रहा है। हाथरस कांड के जिस संदीप को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसके फोन डिटेल्स में पीड़िता के भाई का नंबर मिला है। सूत्रों से खबर है कि दोनों नंबर पर कई बार लगातार बातें हुई हैं। बातचीत का सिलसिला 13 अक्टूबर 2019 से 20 मार्च 2020 तक चला।
जो कॉल डिटेल निकल के आई 104 कॉल, आपका फोन था? किसका फोन था? जी घर पे घर का फोन है, वो घर का फोन है, करीब 18-20 साल पुराना नंबर है वो हमारा। पर जो बात बता रहे हैं कि आपकी बात होती रहती है, ये भी गलत बात है बिल्कुल। जो नंबर है वो तो हमारा है, ये तो हम कह रहे हैं। जो आप बता रहे हैं कि प्रेम संग है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठा आरोप है, ये झूठा आरोप। लेकिन जांच होगी तो तमाम चीजें हैं, जांच चल रही है, आप पर सवाल भी उठ रहे हैं, तो आपको लगता है क्या कि उसको लेकर के आपको भी जवाब देना पड़ेगा? हाँ, जवाब तैयार है? जवाब तो हम देंगे, जो भी हमें पता है, जितना हम सब कुछ बताएंगे आपको, और बता ही रहे हैं हम लोग आपको सच, जो भी सच है। तो उस पर क्या बात हो रही होगी? क्या था, कौन कर रहा था, क्या था, आप कर रहे थे? इतने मैं तो क्यों करूंगा उससे, मैं क्यों करूंगा, वो कौन लगता है हमारा सब करूंगा मैं उससे? ये हमारे को जात का नहीं है, बात का नहीं, ये बता हम क्यों करेंगे उससे? हमारा कोई उससे कोई पहले से कोई वो है नहीं, रिलेटिव तो है नहीं हमारा जो उससे बात करेंगे। लेकिन ये तो कॉल डिटेल है ना, तो उसमें तो कहीं सच्चाई है, तभी तो वो आ रहा है सब कुछ निकल के। कॉल जो रिकॉर्डिंग हो, अगर रिकॉर्डिंग हो तो वो सुना भी सकते हैं, उससे हमें पता पड़ेगा हाँ बात पर। हमारी जो बात है वो हमसे बात उसकी हुई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई हमारी बात तो। इन फोन रिकॉर्ड्स ने एसआईटी को चौंका दिया है। इसी खुलासे का पीछा करते हुए जब जांच टीम और गहराई में उतरी तो नए ट्विस्ट सामने आने लगे। जिस नंबर से आरोपी संदीप से बात हुई वो पीड़िता के भाई के नाम पर है, लेकिन उसका इस्तेमाल पीड़िता की भाभी करती रही थी। यूपी पुलिस के मुताबिक पीड़िता के भाई के मोबाइल से आरोपी संदीप के मोबाइल पर 62 बार कॉल की गई और संदीप के मोबाइल से पीड़िता के भाई के नंबर पर 42 बार कॉल आई, यानी दोनों फोन के बीच कुल 104 बार बातचीत हुई। ज्यादा कॉल के वक्त दोनों नंबर की लोकेशन चंदपा थाना क्षेत्र थी। इस कॉल डिटेल से साफ है कि आरोपी और पीड़ित के परिवार के बीच जान पहचान थी। हालांकि अभी भी साफ नहीं है कि पीड़िता के परिवार में कौन आरोपी संदीप से लगातार बात कर रहा था। सिर्फ संदीप ही नहीं, बाकी आरोपियों की कॉल डिटेल्स भी खंगाली गई हैं। ये पता लगाया गया है कि वारदात के वक्त आरोपियों की लोकेशन क्या थी। आरोपियों का परिवार लगातार ये दावा करता रहा है कि वारदात के वक्त वो वहाँ नहीं थे। जब हम सच बोल रहे हैं तो हम क्यों कराएं? ये उन लोगों का कराया जाए जो जिन लोगों ने हम लोगों पर झूठ बोल रहे हैं, उन लोगों का कराया जाए। जो जांच कराने वो करा लें, वो सबके लिए तैयार है। नार को कराएंगे, नार को करा लें, सीबीआई कराएंगे, सीबीआई करा लें, जांच और कोई हो तो बढ़ के वह कराएंगे, वह कराएं। ऐसे भी कई दावे हैं जो हाथरस की वारदात के पीछे पुरानी रंजिश को वजह बता रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या कॉल रिकॉर्ड और रंजिश का कोई कनेक्शन है? माँ का बयान आया, माँ साथ थी, विक्टिम के पीड़िता के साथ थी, उसका भाई भी, लड़का भी जो था संदीप, वो था, उसके साथ मारपीट हुई, बहन और भाई की मारपीट हुई। हाथरस केस में नए खुलासे, नए ट्विस्ट कहानी को बार बार बदल रहे हैं और इंसाफ का इंतजार लंबा हो रहा है। हाथरस से श्वेता सिंह, मौसमी सिंह और दिल्ली से पूनम शर्मा और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। मीनाक्षी, अब एसआईटी जांच की बात करेंगे, जिसे यूपी सरकार ने 10 दिन का एक्सटेंशन दे दिया है, यानी कि और वक्त उन्हें मुहैया कराया गया है ताकि सच सामने आ सके। माना यही जा रहा है कि लगातार बढ़ते पेज की वजह से सरकार ने ये बड़ा और अहम फैसला लिया है। अब एसआईटी 16 अक्टूबर को राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। इन सबके बीच एसआईटी आज भी पीड़िता के घर पहुंची और घर वालों से सवाल जवाब किए। हाथरस में सच जानने के लिए अभी देश को 10 दिन का और इंतजार करना होगा। यूपी सरकार ने एसआईटी को फाइनल रिपोर्ट देने के लिए 10 और दिन दिए हैं। 7 दिन की जांच का निचोड़ आज रिपोर्ट के रूप में एसआईटी को सरकार को देना था, लेकिन 10 दिन की मोहलत और मिल गई। इससे इशारा साफ है, हाथरस में अभी कई पेज बाकी है। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब एसआईटी को नहीं मिला है। लगातार हो रहे नए खुलासे भी जांच को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। साफ है कि केस में एसआईटी को कुछ सबूत मिले हैं जिसकी और जांच की जरूरत है। हाथरस पर यूपी सरकार कोई हड़बड़ी नहीं करना चाहती, इसीलिए एसआईटी को 10 और दिन दिए गए हैं। एसआईटी ने तमाम लोगों के बयान दर्ज किए हैं, करीब 100 से ज्यादा लोगों के बयान जो गांव से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए हैं, जो दूसरे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हैं, उन सभी लोगों के बयान दर्ज किए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अब इस एसआईटी का समय 10 दिनों का और बढ़ा दिया है। उसके बाद एसआईटी की टीम यहाँ पर एक बार फिर पहुंची है। बार 10 दिनों का टाइम बढ़ाया गया है। इससे और आगे आपको लगता है कि बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी? जी बिल्कुल।
आज एसआईटी को जांच का कच्चा चिट्ठा सौंपना था। उससे पहले कल एसआईटी फिर से पीड़िता के गांव गई थी। जांच टीम ने सबसे पहले पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उनके बयान दर्ज किए। उसके बाद एसआईटी फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ उस जगह पर गई जहां वारदात को अंजाम दिया गया। क्राइम सीन को बारीकी से देखा गया, कहीं कोई सबूत मिल जाए। एसआईटी ने उस जगह का भी मुआयना किया जहां पीड़िता को जलाया गया था। कल एसआईटी की टीम कई जगहों पर इस गांव में पहुंची थी। जानकारी के मुताबिक इस गांव में 6वीं बार इस समय एसआईटी की टीम यहां पर पहुंची हुई है। कल एसआईटी की टीम ने उस जगह पर भी दौरा किया गया था जहां पर उस पीड़िता लड़की का शव जलाया गया था। इधर एसआईटी की जांच जारी है। उधर यूपी पुलिस पहले से ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुकी है। हालांकि अभी सीबीआई जांच शुरू होने में वक्त लग सकता है, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इसीलिए जांच की प्रक्रिया क्या होगी ये कोर्ट तय कर सकता है। कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच के लिए भी यूपी सरकार कह चुकी है, लेकिन परिवार को सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं है। वो न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। जांच सही तरीके से हो, इस पर कल सुप्रीम कोर्ट जोर दे चुका है। क्या आपको लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट दखल देगा तो कुछ आपको इंसाफ मिलेगा? और कोर्ट की निगरानी चाहते हैं आप? अभी उस पर फैसला नहीं हुआ है, पर क्या चाहते हैं कि कोर्ट की निगरानी रहे? हाँ सही है, चाहते हैं हम लोग, तो ये होना चाहिए ऐसा। सीबीआई अगर अकेले करे तो नहीं, सीबीआई से जांच नहीं चाहिए थी, कोर्ट से ही चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट के जरिए। हाथरस की सच्चाई क्या है ये जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। इस बीच दोनों पक्ष जोरदार तरीके से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इंसाफ चाहिए, केवल इंसाफ चाहिए। और हमें ये चाहिए उस लड़की को, उसके साथ जो हुआ है उन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। हमें उस लड़की का जो मर्डर किया है या लड़की का जैसे भी मारी गई है उसका वो चाहिए। हमें आवाज उठाएंगे, हम निर्दोष के लिए आवाज उठाएंगे। दोषी के लिए सजा होनी चाहिए, निर्दोष बरी होने चाहिए, छूट जाना चाहिए। ये कि देखो हमें न्याय चाहिए, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई भी कोर्ट हो, हमें तो न्याय की, हम तो बस उसी के लिए हम लोग कर रहे हैं। मिट्टी को न्याय मिलना चाहिए। सारे आरोप, दावे और थ्योरी अपनी जगह है। जांच के बाद कोर्ट में सबूतों की कसौटी पर कसे जाने के बाद ही इसकी सच्चाई तय हो पाएगी। हाथरस से कुणाल कुमार, श्वेता सिंह और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हाथरस के गांव में पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग तेज हो रही है। दोनों पक्षों की तरफ से एक सुर में इंसाफ की आवाज उठ रही है। स्थानीय लोगों की ये मांग है कि निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं। हाथरस में हर तरफ से एक ही आवाज उठ रही है। वो आवाज है पीड़िता को इंसाफ की। हाथरस के इस गांव में हर कोई यही चाहता है कि हाथरस की निर्भया को न्याय मिले। उसके साथ जो कुछ हुआ, जिसने भी किया, उसका सच सामने आए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। लड़की के साथ जो हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। अब दलित की हो या ठाकुरी हो, बेटी बेटी है, पूरे भारत की बेटी है, पूरे समाज की बेटी है। लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरह से लड़की को किसी ने मारा है, उसके लिए हमें इंसाफ चाहिए उस लड़की के लिए, क्योंकि इंसाफ खुद ब खुद हो जाएगा। हाँ इंसाफ, हाँ जांच कराइए, जांच हो रही है। हम तो मुख्यमंत्री के आदेश का सम्मान करते हैं। वो जैसा कहें, जैसी जांच चलाना चाहे वैसी जांच कराएं। हाथरस कांड पर शुरू से ही जमकर सियासत हो रही है। एक के बाद एक विपक्षी पार्टियों के नेता पीड़िता के घर का दौरा कर रहे हैं और इंसाफ दिलाने के बहाने अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं। इस बीच इंसाफ की इस लड़ाई को दलित बनाम सवर्ण बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे उलट हाथरस के इस गांव में कोई भी जातियों के टकराव को नहीं मानता, न ही इसे 14 तारीख की घटना की वजह मानता है, न ही कोई भेदभाव सीधे तौर पर दिखता है। हर बेटी हरे के लिए बेटी है। अपराधी तो अपराधी है, उसका कोई जाति और धर्म नहीं है। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए और जो अपराधी नहीं है, अगर वैसे ही लोग फंस रहे हैं तो उनको भी न्याय मिलना चाहिए। दोनों समुदायों के घर आसपास हैं। कई घरों की दीवारें जुड़ी हैं। मंदिरों में रोक टोक नहीं, जाति के नाम पर संघर्ष नहीं है। हाथरस केस पर जो माहौल बनाया गया, हाथरस के इस गांव की तस्वीर उससे जुदा है। काऊ से पूछ लो, कोई अगर ये कह दे कि हमारे साथ भेदभाव है, रत्ती भर कैसा भी, हमारा ये एक गांव छोड़ो, हम पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इनकी बेटी हमारी बेटी, हम शादी विवाह का मिलके करते हैं सब। इनकी बेटियों की शादी पूरा गांव मिलके करता है।
हाथरस के इस गांव को लेकर भले ही अलग अलग तस्वीर पेश की जा रही हो, लेकिन इस गांव के लोग एक सुर में यही मांग कर रहे हैं कि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। हाथरस की निर्भया को हर सूरत में इंसाफ मिले। हाथरस से मौसमी सिंह के साथ श्वेता सिंह, आज तक। प्रशासन ने हाथरस कांड की पीड़िता का रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार किया। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने इसकी वजह भी बताई है। उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी दलील का सार यह है कि अगर रात में पीड़िता का अंतिम संस्कार न होता तो हाथरस में दिन के समय बवाल मच जाता। साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 19 साल की लड़की की मौत हो गई। परिवार ने रेप का आरोप लगाया। पुलिस ने रेप के आरोप को खारिज कर दिया। परिवार ने केस लटकाने का आरोप लगाया तो पुलिस ने कहा 4 आरोपी धर लिए। लेकिन ये मामला उस दिन उलट गया जिस दिन रात के अंधेरे में पीड़ित लड़की के शव को पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया। परिवार को आखिरी बार लड़की का चेहरा भी नहीं देखने दिया गया। भारी पुलिस बल और हाथरस प्रशासन की मौजूदगी में शव को जला दिया गया। ये घटना सुलगी हुई चिंगारी में पेट्रोल डालने वाली हुई। सर बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ आगे नहीं बढ़ रही हूँ। आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछ पाएंगे। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 ऐसा बवाल मचा कि सरकार बैकफुट पर आ गई। 5 पुलिस वाले नप गए। डीएम पर कार्रवाई की मांग उठने लगी। रात में शव को जलाने पर कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने यह मामला उठाया और कहा कि पीड़ित की मौत के बाद पुलिस ने जल्दबाजी में रात में शव जला दिया और कहा कि परिवार की सहमति से ऐसा किया गया। लेकिन ये सच नहीं है क्योंकि पुलिस वालों ने खुद चिता को आग लगाई। इन आरोपों पर आज सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील पर गौर करिए। तुषार मेहता ने कहा, प्रशासन ने परिवार की मंजूरी के बाद आधी रात को अंतिम संस्कार किया। पीड़ित का अंतिम संस्कार रात में इसलिए किया गया क्योंकि दिन में हिंसा भड़कने की आशंका थी। सरकार ने कहा कि इंटेलिजेंस इनपुट था कि इस मामले को जातिवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है और पीड़ित के अंतिम संस्कार में लाखों प्रदर्शनकारी जमा हो सकते हैं। शाहजहांपुर, बदायूं, महोबा, बरेली, इटावा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, आगरा, सहारनपुर, नोएडा से प्रदर्शन करने की इजाजत मांगी गई थी। सरकार ने यह भी दलील दी कि बाबरी मामले पर फैसला आना था। ऐसे में कहीं बवाल होता तो परिस्थिति नियंत्रण के बाहर हो जाती। हाथरस की पीड़िता का शव आखिर आधी रात को क्यों जलाया गया? सुप्रीम कोर्ट में जब आज ये बात उठी तो सरकार की तरफ से ये दलील रखी गई कि उनके पास ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट थे कि कई जिलों से लोग हाथरस में उस घर पर पहुंच सकते थे और कई जिलों में इस मुद्दे को लेकर जातीय दंगे हो सकते थे अगर पीड़िता के शव को आगे अगले दिन तक यूं ही रहने दिया जाता। कई लोग रेप की थ्योरी और बताए गए घटनाक्रम पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पीड़िता ने अपने आखिरी वीडियो में रेप की बात कही थी और आगे की जांच में ये बड़ा पहलू हो सकता है। उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। जब मम्मी को देख के भाग गए थे। हाथरस एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से झूठे एजेंडे और भ्रम की नहीं, तथ्य और सत्य की जरूरत है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।